जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल आईएएस एकेडमी में स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत की नदियाँ। ये जो भारत की नदियाँ हैं तो इसको हमें आपको 3 पार्ट में पढ़ाएंगे। जो ये हमारा पहला पार्ट है, जिसमें से सबसे पहले देखेंगे भारत की नदियाँ को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो भारत की नदियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है हिमालयी नदियाँ और एक है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। देखेंगे हिमालयी नदियाँ यानी हिमालय से निकलने वाली जो जो प्रमुख रूप से नदियाँ हैं उनके बारे में पहले हम पढ़ेंगे, फिर बाद में हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो देखेंगे हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं आपका सिंधु नदी तंत्र। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र, फिर आपका है ब्रह्मपुत्र नदी, फिर आपका अगला है गंगा नदी। तो सबसे पहले इसमें हम ये नदियाँ पढ़ेंगे और फिर बाद में मध्य भारत की प्रायद्वीपीय में मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियाँ आ जाती है। तो बाद में हमें मध्य भारत यानी मध्य भारत में स्थित जो नदियाँ हैं और दक्षिण भारत में स्थित जो नदियाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें से आपको मैप के माध्यम से दिख रहा होगा कि कौन सी नदियाँ कैसी हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ पर ये नदी दिख रहा है ये पूरा सिंधु नदी तंत्र है। ये जो ग्रीन में दिख रहा है ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है और जो यहाँ पे ये दिख रहा है ये वाला ये गंगा नदी तंत्र है। और इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होंगी जो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। ये वाला ये पूरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र माना जाता है और इसी के अंतर्गत प्रायद्वीपीय नदियाँ में सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन सी हैं, जैसे आपका नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी आदि इनमें से प्रमुख नदियां हैं। बाकी और भी बहुत सारे इसके अंतर्गत छोटी छोटी नदियां पढ़ेंगे, जैसे कावेरी, पेन्नार, ब्राह्मणी, बहुत सारी नदियां मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले आज इस लेक्चर में हम देखेंगे आपका सिंधु नदी तंत्र। क्या देखेंगे? सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। अब देखेंगे सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। सिंधु नदी के बारे में भी पढ़ेंगे और उसके जितनी भी सहायक नदियां हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपको पाकिस्तान दिख रहा है और इधर ये चीन यानी चीन का एक क्षेत्र है तिब्बत। वहां से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मानसरोवर झील। क्या दिख रहा है? मानसरोवर झील। यहीं से सिंधु नदी निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद भारत के लद्दाख एरिया में प्रवेश करती है। आपका ये क्षेत्र लद्दाख कहलाता है। तो इस एरिया में प्रवेश करती है, फिर इधर से बहते हुए और पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसके बाद पाकिस्तान के बाद कहाँ जाकर मिल जाती है? अरब सागर में मिल जाती है। फिर इसके बाद और सहायक नदियां हैं, जैसे झेलम है, आपका चिनाब है, ब्यास है और इसके ऊपर पहले रावी है, फिर ब्यास है और यहाँ से सतलज है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो मानसरोवर झील से 2 नदियों का उद्गम हो रहा है यहाँ पे, जो आपके सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। इसमें से सिंधु नदी और दूसरा है आपका सतलुज नदी। इसको सतलुज भी कहा जाता है और सतलज नदी दोनों कहा जाता है। तो देखेंगे हमें सिंधु नदी के उद्गम की बात किया जाए तो तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहीं पे आपका स्थित है कैलाश पर्वत। और उसके बाद अगर मुहाना की बात किया जाए तो ये मुहाना का मतलब होता है समापन या विलय होना, यानी नदियाँ का उस नदियाँ का वहाँ से समाप्ति हो जाता है। इसके बाद या कि वो किसी नदिया में मिलेगा या कि किसी सागर या महासागर में मिलेगा या झील में भी मिल सकता है। तो देख सकते हैं आप मुहाना, इसका कहाँ है? अरब सागर में हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे ये नदियाँ कितने देशों से होकर बहती है, आपसे ये सवाल पूछा जाता है। तो देखेंगे ये 3 देशों से होकर बहती है। कितने देशों से होकर बहती है? 3 देशों से, जिसमें से चीन, भारत और पाकिस्तान। कौन कौन से? चीन, भारत और पाकिस्तान। फिर इसकी ये सिंधु नदी अगर बात किया जाए तो चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकल करके भारत के लद्दाख वाले एरिया में प्रवेश करती है और वहाँ से फिर पाकिस्तान प्रवेश करती है। अभी ऊपर मैंने आपको मैप के माध्यम से दिखाया हूँ, जो अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी के तंत्र की बात किया जाए तो 2 नदियाँ तिब्बत से आती हैं, जिसमें से सिंधु और सतलज, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया हूँ। सिंधु नदी के दाएं तट पर
भारत का लेह शहर स्थित है। सिंधु नदी का जो दाएं तट है तो वहां पर कौन सा शहर स्थित है? लेह। यहाँ आप देख सकेंगे यहाँ पर लेह स्थित है। तो सिंधु नदी के किस तट पर आएगा? दाएं तट पर आएगा। इसके बाद सिंधु नदी के सहायक नदियां देखेंगे, फिर उनका उद्गम भी देखेंगे। तो सहायक नदियां में देखा जाए तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो सिंधु नदी के 5 आपको सहायक नदियां दिख रही होंगी। तो ये इनके प्रमुख नदियां जो सहायक नदियां हैं। अब इसके बाद हमें देखेंगे सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता देखेंगे कब हुआ था? 1960 में हुआ था सिंधु जल समझौता। अक्सर देखेंगे कि जो जल है, जल का विवाद हर जगह छिड़ा हुआ होता है, चाहे घर में हो, चाहे गांव में हो, चाहे जिले में हो, चाहे राज्यों के बीच में हो, चाहे देशों के बीच में हो। तो हर किसी को जल की आवश्यकता होती है। तो देशों में भी आपस में जल के लिए यानी पानी के लिए झगड़े होते रहते हैं। तो जो सिंधु नदी है तो चीन से निकल कर भारत आती है, भारत से निकल कर फिर कहाँ जाती है आपके पाकिस्तान पे, पाकिस्तान से निकल कर के कहाँ मिल जाती है? अरब सागर में। तो ऐसे मतलब पाकिस्तान का ये कहना था कि इसका जो जल है तो भारत सबसे ज़्यादा उपयोग करता है, और जबकि नदी हमारे यहाँ से भी निकलती है तो हमें भी उपयोग के लिए आवश्यकता है। तो पाकिस्तान के और भारत के बीच में जो मनमुटाव होने के कारण इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने आपने एंट्री की, और 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक उस जल का, किस जल का? सिंधु नदी के जल के बंटवारे के बीच में समझौता किया गया। कब किया गया? 1960 में। तब से इसका नाम पड़ गया 1960 में सिंधु जल समझौता। यानी सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। उस समय अगर देखा जाए तो संधि करने वाले भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? आयूब खान ने दस्तखत किए थे, मतलब आपने हस्ताक्षर किए थे। जब ये 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था तब इन्होंने अपने सिग्नेचर किए थे, जिसमें से 3 नदियां अब आपको दिख रहा होगा यहाँ से अलग बांट दिया गया, जिसमें से 3 नदियों का बंटवारा किया गया। ये कहा गया कि जो ये सिंधु, झेलम और चिनाब है तो इनका पानी जो है तो 80% पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान करेगा। और रावी, ब्यास और सतलज का 80% पानी कौन यूज करेगा? भारत करेगा। और इसका जो देखेंगे बाकी 20%, तो इसका 20% भारत करेगा और इसका 20% कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। तो यानी सिंधु जल समझौता के तहत 3 नदियों का बंटवारा कर दिया गया कि कौन किसका सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग कर सकता है और कौन किसका नहीं कर सकता है। इसके बाद हम देखेंगे, आगे हम बढ़ेंगे तो आपको अब अलग अलग नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका नदी आता है चिनाब। देखेंगे बाकी सभी नदियां जाके, जो झेलम है, रावी है और सतलुज नदी है, ये सब जाके चिनाब नदी में मिलती है। आप देखेंगे ये चिनाब है और यहाँ से बही हुई है, तो बाकी सब नदियाँ जाके इसी में मिलती हैं। चिनाब नदी की बात किया जाए तो चिनाब नदी 2 मतलब नदियों के मुहाने से मिलकर बना है। ऐसी छोटी छोटी 2 नदियाँ जिसको चंद्र और भागा के नाम से जाना जाता है। और फिर जब ये दोनों एक जगह जाके मिली तो इनको आगे क्षेत्र में चंद्रभागा के नाम से जाना गया और इसे इसका नाम चिनाब नदी है। इसके उद्गम की बात किया जाए तो बारालाचा, इसको बाड़ालाचा या बाड़ालाचा भी कहा जाता है, जो हिमाचल प्रदेश के एक दर्रे से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। अब मुहाना इसका कहाँ है? मुहाना यानी समापन, तो आप देख सकते हैं यहाँ से निकलती है और यहाँ जाके किससे मिल जाती है? सिंधु नदी से। यानी इस चिनाब नदी का विलय है, और यानी कि जो मुहाना है तो कहाँ जाके मिल जाता है? सिंधु नदी में। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में जब ये अलग अलग 2 टुकड़ों में आकर एक जगह चंद्र और भागा दोनों मिलती हैं, आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो ये
किस नाम से जानी जाती है हिमाचल प्रदेश में? चंद्रभागा। इसके बाद हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद ये चिनाब नदी के नाम से जानी जाती है। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यानी अगर कहा जाए तो जितने नदियां हैं, बहुत सारे नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, जिनमें से चिनाब नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। इसके बाद हमें एक चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे अलग अलग नदियों के बारे में, कौन कैसा है, कहाँ से उद्गम हुआ है और उसका मुहाना कहाँ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहला नदी है आपका झेलम नदी, जो बेरी नाग झील से इसका उद्गम हुआ है और चिनाब में जाके मिला है। तो ऐसे इसको कैसे याद करेंगे कि झेलम नदी कहाँ से उद्गम हुआ है? तो आप ये समझ लेना कि अगर कोई किसी से बैर करता है, नहीं बैर लेता है, तो हमेशा क्या रहता है, झेलता रहता है। तो झेलम नदी, और अगर झगड़े हुए तो चिनाब हो गए, चीर फाड़ हो गए। तो ऐसे आप ट्रिक के माध्यम से अपने से बनाकर आप याद कर सकते हैं। और देखेंगे आपसे कई बार सवाल पूछा गया है कि झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो आपको झेलम नदी के किनारे सबसे बड़ा जो शहर स्थित है वो है श्रीनगर। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी भी है और यहीं से ये निकला हुआ है और इसी शहर के बाजू से, ठीक है। फिर इसके बाद अगली नदी आपका रावी नदी है, जो रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। और ये भी कहाँ जाके मिल जाती है? चिनाब नदी मिल जाती है। जैसे झेलम चिनाब में जाके मिलती है, उसी प्रकार रावी भी चिनाब में। इसके किनारे बसा हुआ कौन सा सबसे बड़ा शहर है रावी के किनारे? तो वो लाहौर शहर है। कौन सा शहर है? लाहौर। फिर इसके बाद हम सतलुज नदी यानी सतलज नदी की बात किया जाए तो ये मानसरोवर झील के पास से राकस ताल से निकलती है और जो तिब्बत में आता है यहाँ पर, तो यहाँ से इस नदी का क्या होता है? उद्गम। और सतलुज नदी में सबसे बड़ा बनाया गया बांध है यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि भाखड़ा बांध है। भाखड़ा और नागल दोनों अलग अलग हैं, लेकिन कुछ लोग इसको साथ में ही पढ़ते हैं, लेकिन भाखड़ा और नागल दोनों अलग अलग हैं और अलग अलग क्षेत्रों में इसको दोनों का जल मिला के भाखड़ा नागल कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे आपका अगला है ब्यास। तो ब्यास के बारे में देखेंगे तो ब्यास का भी उद्गम रोहतांग दर्रे से हुआ है, जो हिमाचल प्रदेश में है। और ये जाके चिनाब में नहीं मिलती, ये किस नदी में मिल जाती है? ये जाके सतलुज नदी में मिल जाती है। जहाँ पे देखेंगे पंजाब में एक हरिके क्षेत्र है जहाँ सतलुज और ब्यास का संगम है। जैसे यहाँ से ब्यास नदी आती है और इधर से देखेंगे तो सतलुज नदी आती है और ये पंजाब के एक क्षेत्र है जहाँ जाकर मिलती है, जिसका नाम है हरिके। हरिके क्षेत्र में, और इसी के कारण इस बांध को भी हरिके बांध के नाम से जाना जाता है। और यहीं से एक बड़ी नहर निकलती है जो लगभग 650 किलोमीटर है। ये कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी नहर है और जो पश्चिमी राजस्थान की ये सिंचाई करती है। पश्चिमी राजस्थान की सिंचाई के लिए काफ़ी बेहद माना जाता है इंदिरा गांधी नहर। तो इसको आप याद रखे रहें, ये सबसे बड़ी नहर है। फिर इसके बाद हम देखेंगे, इसी में हम आपको ब्रह्मपुत्र नदी की चर्चा कर लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी का अगर उद्गम की बात की जाए तो मानसरोवर झील के पास से निकलती है और ये भी 3 देशों से होकर बहती है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से ये निकलती है। मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि मानसरोवर झील के पास से कितने नदियाँ निकलती हैं तो 3 है, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ। इसके बाद यह यहाँ से निकलती है और चीन में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद ये जैसे हमारे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। और जैसे ये असम में प्रवेश करती है तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और डायरेक्ट ये मुड़कर फिर आप देखेंगे बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। इस नदी की टोटल लंबाई की बात किया जाए तो 2900 किलोमीटर है और भारत में ये कितने किलोमीटर बही है? 916 किलोमीटर बही है।
देखेंगे भारत की अगर बात किया जाए तो भारत की ये सबसे चौड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ अन्य नाम हैं, जो अन्य नाम हम देख लेंगे। इसको तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, और असम में ब्रह्मपुत्र है, और आपका जो बांग्लादेश है तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, जो अभी मैंने आपको बताया। और ये जो है तो बांग्लादेश में कहाँ से प्रवेश करती है, यानी बांग्लादेश में ही जाके एक क्षेत्र में हमारे ऊपर से आई हुई तीस्ता नदी, और ये दोनों नदियाँ ब्रह्मपुत्र आपस में जाके मिल जाती हैं, वहीं से यहाँ से जैसे मिलती हैं तो आगे इसका नाम हो जाता है जमुना। तो ये किस नाम से जानी जाती है, ये जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। फिर इसके बाद इसकी सहायक नदियाँ की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं इसकी सहायक नदियाँ, जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ये निकलती है और निकलने के बाद ये ऐसी आती है, कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र। सबसे पहले इसके बाएं साइड दिहांग मिलती है, फिर लोहित। लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद धनसिरी, फिर कोपली नदी मिलती है। और इसके दाएं साइड देखा जाए तो सुबनसिरी, मानस, संकोश और तीस्ता नदी जाके इससे मिलती है। अगर हम बात करें तो इस नदी के बारे में, तो दुनिया की सबसे बड़ी अगर नदी द्वीप कहीं बनता है तो असम में बनता है, और किस नदी पर आके बनता है, वो ब्रह्मपुत्र है, और उस द्वीप का नाम क्या है, माजुली द्वीप। ये दुनिया की यानी संसार की सबसे बड़ी द्वीप है। दोस्तों, हमारा हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ थी ये समाप्त हो चुका है। फिर अगले पार्ट में हम गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। हमारा वीडियो ये कैसा लगा, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, आपके अपने दोस्तों तक भेजें। अब हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।